हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। ओके, कभी भी परेशान होइए। ओके, तो थोड़ा सा आंखें बंद करिए और डीप ब्रीदिंग करिए, फिर से अपने काम को स्टार्ट करिए। ओके, और जानते हो, किसी भी काम को करिए। ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी गिव अप मत करिएगा। अगर गिव अप करने का ख्याल दिमाग में आए भी तो तुरंत आप थॉमस एल्वा एडिसन को याद रखिएगा। क्यों? उन्होंने बल्ब की खोज करने से पहले 1000 टाइम्स फेल हुए थे, लगभग अराउंड 1000 टाइम्स फेल हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रयास करना बंद नहीं किया और उन्होंने बल्ब की आखिरी में खोज की। आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। ओके, जिसके कारण हम लोग आज बल्ब यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो वो अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो प्लीज गिव अप बिल्कुल मत करिए। जिस दिन आप गिव अप करते हैं समझ लीजिए उसी दिन आपकी हार हो जाती है। तो गिव अप मत करिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या कमी रह गई कि पिछली बार हम सक्सेस नहीं हो पाए। उस कमी को पहचानिए, उस पर काम करिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। सफलता आपका इंतजार कर रहा है, केवल आपको उस राह पे चलना है। ओके, मेहनत करते रहना है। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, करेंट अफेयर्स। ओके, 30 मई 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 30 मई 2024 करेंट। पहला है, अभी इंडियन आर्मी साइन एन एग्रीमेंट फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस मतलब ऐसा बस जो अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा और इंडिया का पहला बस है ये, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस कंपनी के साथ साइन किया? आईओसीएल के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ओके, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 बस का साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें पहला बस इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया गया है। ओके, इसलिए न्यूज में है। और इस जो बस में 37 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं इसके लिए। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक तरीके से क्या है, फ्यूचर फ्यूल है। फ्यूचर फ्यूल है, पूरा ग्रीन फ्यूल है एक तरीके से। ओके, तो देखते हैं, इंडियन आर्मी signed an agreement with IOCL, okay, Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited, okay, for hydrogen fuel cell, और hydrogen फ्यूल सेल बस। और ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ओके, समझ में आ गया? इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा आईओसीएल के बारे में देख लेते हैं। आईओसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में। ओके, समझ में आ गया? पक्का? और ये महारत्न कंपनी क्या है? महारत्न कंपनी। अभी कितने महारत्न कंपनी है इंडिया में? 13 महारत्न कंपनी है। 13 महारत्न कंपनी। पक्का समझ आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभी इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ साइन किया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस एग्रीमेंट, और इसके तहत कितने बस दिए जाएंगे? 15 बस। ओके, 15 बस। और कितने, एक बस में कितने पैसेंजर आ रहा है? 37 पैसेंजर, जो कि इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, इन्वायरमेंट के लिए। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट न्यूज है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? एक इंडियन को मिला है, इसलिए हमारे लिए न्यूज है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सेकेंड है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड।
ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? एक इंडियन को मिला है, उनका नाम क्या है? राधिका सेन। वो इंडियन आर्मी की ऑफिसर है, राधिका सेन को मिला है। और ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश की है। इसको ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की। ओके, अब पूछा जा सकता है इनको किस काम के लिए दिया गया है। ये कांगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट उसमें इन्होंने काम किया है और सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए। उसके लिए इनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सेकेंड इंडियन है। पहले इंडियन को 2019 में मिला था सुमन गवानी को। ओके, सुमन गवानी को फर्स्ट टाइम 2019 में मिला था। तो दो इंडियन हैं जिनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सुमन गवानी के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, जब उनको 2019 में मिला था, तो अब इनको मिला है। ओके, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसको ध्यान रखिएगा। ओके, इनको किस काम के लिए दिया गया है ये ध्यान दीजिएगा। फॉर हर कंट्रीब्यूशन, फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो एंड ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। ओके, और ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं। अब इंडियन आर्मी को काम दिया गया है तो कहीं भी जाए दुनिया के किसी कोने में सफलता तो हासिल होनी। ओके, मतलब वहां पे जो इन्वायरमेंट था बहुत चैलेंजेस था, बिकॉज टोटली डिफरेंट है। कांगो कंट्री है जो क्या अफ्रीकन कंट्री है। ओके, पूरा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, वहां पर उन्होंने काम किया। उसके बाद पॉजिटिव चेंज लाए वहां पर सोसाइटी में। ओके, लोगों के लिए अच्छे से काम किया, इसलिए उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और पहली बार किसको दिया गया था? किस इंडियन को दिया गया था? 2019 में सुमन गोस्वामी को दिया गया था, गवानी को, सुमन गवानी को। ये भी इंडियन आर्मी की मेजर हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि ये अवार्ड इंडियन को दिया गया। पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। तो ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से स्टार्ट हुआ है। और 2019 में सुमन गवानी को मिला था, 2023 में राधिका सेन को मिला है। दोनों लोग इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। ओके, पक्का। अब नेक्स्ट है, थर्ड न्यूज है, डीआरडीओ के जो चेयरमैन है, अभी डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनकी जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वो अभी कल ही रिटायर होने वाले थे 31 मई 2024 को, परंतु उनका कार्यकाल जो है 1 साल बढ़ा दिया गया। अब वो रिटायर होंगे कब? 31 मई 2025 को रिटायर होंगे। ओके, अब डीआरडीओ के चेयरमैन है। ओके, डीआरडीओ क्या करती है? डीआरडीओ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, लाइक इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स है, उनके लिए वेपन्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। इसलिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम पूछा जा सकता है कि उनका नाम है क्या। ओके, 2022 में अपॉइंट किए गए थे 2 साल के लिए, अब उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ओके, डीआरडीओ चेयरमैन tenure has been extended by 1 year। अब उनका नाम क्या है? डॉक्टर समीर के कामत, डॉक्टर समीर वी कामत, वी कामत। अब वो कब रिटायर होंगे? 31 मई 2025 को रिटायर होंगे। अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं वो कौन करते हैं? डीआरडीओ। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाया गया था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, इसका काम क्या है उसका? ये करता क्या है डीआरडीओ? ये मैन्युफैक्चर करता है वेपन्स। इट मैन्युफैक्चर्स weapons for all three armed forces with modern technology। ब्रह्मोस का नाम सुने होंगे आप लोग। ओके, ब्रह्मोस इंडिया और रशिया के ओके ज्वाइंट ऑर्गेनाइज वेंचर के कारण बना हुआ है। तो इंडिया में कौन बनाया है? डीआरडीओ ने। ओके, और ब्रह्मोस के बारे में जानते हो कितना खतरनाक मिसाइल है और सुपरसोनिक मिसाइल है, जहां जाती है 1 किलोमीटर तक तबाही मचा देती है। ओके, कुछ रहता ही नहीं, जहां गिरी उसके लगभग 1 किलोमीटर ओके एरिया में सब गायब, खत्म। ओके, इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी कौन सा स्टेट है जो कि गुटखा और पान मसाला पर के मैन्युफैक्चरिंग पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, स्टोरेज पर और सेल पर सब पर बैन कर दिया है 1 साल के लिए। ओके, तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है। तेलंगाना ने बैन किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना गवर्नमेंट बैंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन ओके ऑफ गुटखा। कैसे जिएंगे गुटखा खाने वाले वहां पर? गुटखा ओके, गुटखा एंड पान मसाला जब तक खा के थूकेंगे नहीं तो कैसे जिएंगे? हाँ, ओके, तो हेल्थ के कारण, क्योंकि गुटखा और पान मसाला खाने के कारण मैक्सिमम क्या होता है? कैंसर की बीमारी होती है। ओके, उससे पब्लिक की हेल्थ पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो तो उनको कैंसर हुआ वो तो चले गए, उनके बाद उनकी जो फैमिली होती है बहुत ज्यादा कष्ट में रहती है। इसको देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बैन कर दिया है। ओके, फॉर 1 ईयर। तो ओके, और उसके बाद देखिए कंडीशन क्या आ रहा है। हेल्थ सुधार मतलब इस क्षेत्र मतलब जो कैंसर गुटखा और पान मसाला खाने के कारण जो बीमारियां होती हैं उसमें कितना सुधार आ रहा है, उसके बाद फिर से डिसीजन लेगी। तो अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा। ओके, कोई भी पान मसाला गुटखा हो जो टोबैको और निकोटीन कंटेन करता है, ध्यान दीजिएगा, जो टोबैको और निकोटीन कंटेन करेगा उसी को बैन किया जाएगा। ओके, अभी बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। कंट्री है पपुआ न्यू गिनीना। वहां पे क्या है कि 2000 लोग ओके सॉइल के अंदर दब के मर गए। ओके, दब के मर गए लैंडस्लाइड के कारण। कौन से? वो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली 2000 पीपल वर बरीड अंडर द सॉइल बाय द लैंडस्लाइड इन विच कंट्री? तो आपको पता होना चाहिए। ओके, 2000 लोग, समझ आ, मोर देन 2000 लोग, मोर देन 2000 पीपल ओके बरीड अंडर द सॉइल बाय लैंडस्लाइड। कहां पर? पपुआ न्यू गिनीना।
ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। अब एक कंट्री है कहाँ पर, ओके, ये कंट्री आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में साउथ वेस्ट पार्ट में है। और ये कंट्री जो है इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। 1975 तक ये कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। 1975 में इस कंट्री की क्या हुआ, ये कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ। यहाँ पर लैंडस्लाइड गोल्ड माइनिंग हुआ, ओके, माउंटेनियस रीजन है, उसके आसपास गांव बसा हुआ है। अब इलीगल तरीके से जो माइनिंग हो रहा है, अब कुछ समय पहले क्या हुआ, अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आने के कारण जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, वहाँ के जो सॉइल्स हैं वो वीक पड़ गए, कमजोर हो गए। फिर कंटिन्यूअस रेनफॉल हुआ और अचानक से क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक के कारण और कंटिन्यूअस रेनफॉल के कारण और इलीगल माइनिंग के कारण। अब जो उस गांव में रह रहे थे, जो माउंटेनियस एरिया में था, अब रात में क्या हुआ, रात इन द सेंस मॉर्निंग में 3 AM, ओके, अब वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, 2000 से ज्यादा लोग बरीड हो गए पूरा, ओके, दब गए हैं वहां पर। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में ऐसा हुआ है। तो पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया न्यूज में आ गया, इसके बारे में इसके जियोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिएगा, ओके, कहाँ पर है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता। 1975 के पहले ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, ओके, आप समझ सकते हो 2000 लोग। अब इसके कारण और बीमारियां फैलेंगी, बहुत ज्यादा बीमारियां और फैलेंगी वहां पर। अभी यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि जो लैंडस्लाइड के चांसेस और बने हुए हैं जो नियर फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत जगह इलीगल गोल्ड माइनिंग चलती रहती है, नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर। अभी आपने देखा होगा 2023 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का पैर छुआ था। तो पैर केवल प्राइम मिनिस्टर का नहीं छुआ था, वह 147 करोड़ इंडियन को रिस्पेक्ट दिया था, ओके, समझ में आ गया। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, उसको डिटेल में समझेंगे, ऑलराइट, ओके। अभी एक क्लाइमेट चेंज सैटेलाइट लॉन्च किया गया, क्लाइमेट से रिलेटेड एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, पूछा जा सकता है, और सैटेलाइट का नाम है प्री फायर, ओके, प्री फायर नाम है, पूछा जा सकता है किस कंट्री ने लॉन्च किया है। तो कंट्री ने लॉन्च किया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन से कितना हीट स्पेस में जाता है उसके बारे में स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्लाइमेट से रिलेटेड कोई चीज आता है तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्लाइमेट चेंज सैटेलाइट, ओके, क्या नाम है उसका, प्री फायर, प्री फायर, इसका नाम क्या है, प्री फायर, हैज बीन लॉन्च्ड, हैज बीन लॉन्च्ड बाय अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ओके, समझ में आ गया। किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, हर चीज के पीछे कुछ गोल होना चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपका कुछ गोल है, ओके, सिंपल सा, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप एसडीएम बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, ओके, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाना चाहते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हो, समझ गया, तो इसलिए आप यहाँ पढ़ो। एम क्या है उनका, इसका एम क्या है, टू स्टडी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, और ये रीजन हाउ मच हीट रिलीजेस इन स्पेस, इसके बारे में यह स्टडी करेगा, ओके, इसके बारे में यह स्टडी करेगा, आर्कटिक, ओके, अंटार्कटिक, और पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो एम ध्यान रखिएगा कि जो पहली बात है, जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, प्री फायर है, इसका एम है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन से कितना हीट स्पेस में रिलीज होता है उसके बारे में स्टडी करेगा।
तो क्लाइमेट चेंज से और उसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल पे क्या पड़ रहा है, जो ग्लोबल क्लाइमेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में स्टडी करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ग्रैंड प्रिक्स रेस हुआ था। ओके, उसको कौन जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। अब किससे रिलेटेड है? अब ग्रैंड प्रिक्स है तो रिलेटेड किससे है? कार रेसिंग से रिलेटेड है, फार्मूला 1 से रिलेटेड है। ओके, समझना क्या? मोनाको। अब आप हमको बताइएगा कि मोनाको जो है किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? मोनाको जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? ओके, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, प्रिक्स 2024 जो कंपटीशन है किसने जीता था? ओके, चार्ल्स, ओके, चार्ल्स लेक्लर्क ने, चार्ल्स लेक्लर्क ने। और ये जो है फरारी के ड्राइवर हैं, ये जो है फरारी के ड्राइवर है। और जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स था वो फार्मूला 1 का पार्ट है, फार्मूला 1, ओके, वर्ल्ड चैंपियनशिप का पार्ट। समझ में आ गया? और एक पक्का, इसको कौन जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। हमको बताइएगा आप लोग जो मोनाको कंट्री है वह किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? ओके, जैसे इंडिया है वो एशिया के अंदर है। ओके, ठीक उसी तरीके से इसके लिए बताइएगा। अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने जीता था? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। ओके, गॉट इट। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड। ओके, पक्का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ओके, न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे है। जब न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्योरिटी, ओके, ICONS 2024। ओके, अब पूछा जा सकता है ये हुआ कहाँ है? वियना में हुआ है, ऑस्ट्रिया। ओके, वियना में, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ओके, इसको कराया कौन है भाई? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कराया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कराया। अब बताओ, न्यूक्लियर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड है, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब इंडिया न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, चाइना न्यूक्लियर कंट्री है, कुछ बना रहे हैं, खतरनाक हथियार बना रहे हैं। कोई तो होना चाहिए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अमेरिका बना रहा है, रसिया बना रहा है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड जो है उसको क्या कर सके, न्यूक्लियर सिक्योरिटी से रिलेटेड को, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड, न्यूक्लियर बम से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उसको रेगुलेट कर सके। समझ में आ गया? ओके, जैसे ईरान बना रहा है तो उसको कुछ रेगुलेट कर सके भाई, कौन सा आप जो न्यूक्लियर यूज कर रहे हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हो, और आप न्यूक्लियर बम बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो उसके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो उसको रेगुलेट करे। तो कौन है? ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ओके, और जो इसको को चेयर किया गया था, मतलब जो इसके को चेयरमैन थे वो कौन कौन से थे? को चेयर्ड बाई, एक तरीके से बोल सकते हो, चेयर्ड बाई कजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या किया था? को चेयर किया। पक्का समझ में आ गया? अब इसका एम क्या था, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसका कुछ तो एम होगा, सिंपल सा इसका एम क्या है? ओके, टू, अब इसका जो एम है वो है क्या? ओके, ध्यान, टू इंश्योर
टू इंश्योर पीसफुल यूज ऑफ atomic energy in the world। अब मतलब जो आप एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु पीसफुल काम के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आप तो बम बनाकर फोड़ मत दीजिए किसी पर, जैसे अमेरिका ने बनाया हिरोशिमा और नागासाकी पे छोड़ दिया, ओके, लगभग वहां के लोग पूरी खत्म हो गया, 50 साल के लिए एकदम बर्बाद हो गया था जापान का जो वो 2 शहर है, ओके, समझ में आ गया। तो इसलिए बहुत खतरनाक है। तो पीसफुल चीज के लिए आप यूज कर सकते हो न्यूक्लियर फ्यूल का, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप कर सकते हो, ओके। इसलिए नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। तो IAEA के बारे में जान लीजिए, ओके। इसका स्थापना कब हुआ था, कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? वियना ऑस्ट्रेलिया में ही है, ओके, वियना ऑस्ट्रेलिया में ही है। और इसके 178 मेंबर्स हैं, 178 मेंबर्स हैं इसमें, मेंबर्स मतलब कंट्री, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी है, कहाँ हुआ था? वियना ऑस्ट्रिया में, ओके। किसके द्वारा कराया गया था? ओके, IAEA द्वारा। कौन को चेयर किया था? को चेयर कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ओके। अभी आर्टिकल 329B न्यूज में है, ओके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 329B यह न्यूज में। अब ये किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इसको ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जो इलेक्शन कराते हैं किसका? पार्लियामेंट का इलेक्शन कराते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है उसका इलेक्शन कराते हैं, उसके लिए क्या है, ओके। अब ये न्यूज क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। यह क्या फाइल किया कि जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी लोकसभा के, उसमें जो पोलिंग डेटा है, मतलब जो कितने लोग वोट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए, ओके। किसके थ्रू? आर्टिकल 329B। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब तो जो ADR है, ओके, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसका नाम क्या है? एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। किसके द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था? एसोसिएशन, ओके, ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR द्वारा इलेक्शन पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ओके, ADR साहब, तुम्हारा काम जो तुम इलेक्शन पिटीशन फाइल किए ये गलत है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। यह कौन कहता है? आर्टिकल 329B कहता है, ओके। तो जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, कोई काम इलेक्शन प्रोसेस में हो, ओके, उस समय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इस कारण से ADR का जो इलेक्शन पिटीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो देख लेना ये क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल है, तो बहुत, और न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार हो चुका है, न्यूज में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 329B किससे रिलेटेड है, पूछा, ऑप्शन दे देगा, सुप्रीम कोर्ट, ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, ऐसा दे देगा, ओके। तो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा इसको। गॉट इट? समझ आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आर्टिकल 329B जो है, जो जुडिशियल इंटरफियरेंस होता है उसको नहीं होने देता है इलेक्शन कमीशन के काम में। कब? जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तब, ओके। नेक्स्ट, लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, ओके। हाउ मेनी नाटो कंट्री अभी जो है ड्रोन वॉल बना रही। अब नाम ही खतरनाक है, ड्रोन वॉल अगेंस्ट रसिया एंड बेलारूस।
ओके, समझा गया? नाटो कंट्री, क्या बना रही है? ड्रोन वॉल अगेंस्ट, या आप बोल सकते हो ऑन द बॉर्डर ऑफ रसिया एंड बेलारूस। ओके, तो कितनी कंट्री बना रही हैं? अभी तो नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें कितने कंट्री बना रही हैं? ये जो ड्रोन वॉल है कितने कंट्री बना रही हैं? 6 कंट्रीज बना रही हैं। ओके, अब जो 6 कंट्री है वो कौन सी है कंट्री? लाटविया, ओके, लाटविया, लिथुएनिया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, नाम ही गजब गजब है, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ये 6 कंट्री हैं जो कि ड्रोन वॉल बना रही हैं, और 6 कंट्री जो है नाटो की मेंबर है। नाटो क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ग्रुप है। समझ में आ गया? कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रसिया के जो राइजिंग पावर था उसको, उसके अगेंस्ट फाइट के लिए, उसके अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए रीजन में। ओके, समझ में आ गया? इसलिए बनाया गया था। अभी कितने कितने मेंबर्स हैं इसके? 32 मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, 32 मेंबर्स हैं। अब इसको कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ब्रसेल में है। ओके, ब्रसेल में, बेल्जियम। समझ में आ गया? 32 में। अब जो लास्ट मेंबर अभी बने हैं रिसेंटली 2024 में, वो स्वीडन है। इसको ध्यान दीजिएगा, यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ड्रोन वॉल बनाया गया है। किस लिए? अपने अपने कंट्री को डिफेंस करने के लिए, रसिया और बेलारूस के अगेंस्ट, कि अगर रसिया और बेलारूस अटैक करता है तो खटखट वहां के ड्रोन जाएंगे, खटखट मारेंगे रसिया और बेलारूस के जितने भी सिस्टम होंगे, वेपन्स, उसको खत्म कर देंगे। ओके, समझ में आ गया? पक्का? आज के लिए बस इतना ही। ओके, अब देखिएगा ये जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जाने से पहले अगर ये न्यूज पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, ओके, तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो क्या होगा? नोटिफिकेशन आप भूल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, एग्जाम्स आ रहे हैं आपके। बाय।